जातिवाद की बात करते हैं, वे तुष्टीकरण की बात करते हैं। एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल। कांग्रेस पार्टी अब अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत हासिल करेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे यूपी में जो हड़कंप मचा है उसकी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है साथी ही कांग्रेस पर हावी हैं। और सिर्फ यूपी नहीं है, यूपी टू महाराष्ट्र हो रहा है। हरियाणा की हार का असर ऐसा हुआ है कि हाथ साथ तो है पर हाथ के हाथ में कुछ नहीं है। क्या ये यूपी टू महाराष्ट्र हो रहा है? क्योंकि यूपी में जहां पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, 9 की 9 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं महाराष्ट्र में अपनी अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। क्या देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी अब सबसे जूनियर पार्टनर बन गई है? और क्या साथी ही हावी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? आज बात इसकी होगी। बात यह भी होगी कि अब यूपी में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीधी टक्कर हो गई है। सीधी टक्कर अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ है। 13 नवंबर को उपचुनाव है और अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के सामने सिर्फ वो ही खड़े रहेंगे। कमजोर कड़ी को उन्होंने आउट कर दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी को टिकट देने से क्या कमजोर होता गठबंधन, और इसीलिए वो कमजोर कड़ी आउट हो गई है। और अब योगी के सामने सिर्फ अखिलेश यादव होंगे, यानी बीजेपी के सामने सिर्फ समाजवादी पार्टी होगी यूपी के उपचुनावों में। आज बात इसकी होगी। और जब अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ होगा तो उसमें मुद्दे कौन से होंगे जिन पर यूपी के उपचुनाव में वोट पड़ेंगे, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि लोकसभा से इन उपचुनावों में क्या मुद्दे बदल गए? एनकाउंटर जो बहराइच में हुआ, और न सिर्फ वो, एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या एनकाउंटर बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में रहेगा? जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर हुए और उसे लेकर अब पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। वहीं दूसरा मुद्दा इस उपचुनाव में बुलडोजर का रहेगा। जिस तरह बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अखिलेश यादव कहते रहे हैं बुलडोजर गलत है, लेकिन योगी के बुलडोजर पर जनता की मोहर भी लगती रही है। ऐसे में बुलडोजर मुद्दा रहेगा। एक और मुद्दा जो इस सीधी टक्कर में यूपी के उपचुनाव में देखने को मिलेगा वो जाति का मुद्दा है। जाति जनगणना कराइए, अखिलेश यादव कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जाति देखकर यूपी की सरकार काम कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में जाति पर क्या ये वोट पड़ेगा? ये भी कह रहे हैं कि यूपी में जो वोट पड़ेगा वो जाति, बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ साथ यूपी में हिंसा और दंगे पर भी पड़ेगा। क्योंकि बहराइच के दंगे को लेकर देश भर में सुर्खियां बटोरी, और इस बहराइच के दंगे को लेकर जिस तरह से अराजकता दिखी, उस पर लॉ एंड ऑर्डर का क्रैकडाउन। सपा कहती है, अखिलेश यादव कहते हैं अराजकता है, सरकार फेल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जिस तरह से अपने ऑफिसर्स को लगाया, क्या यूपी के उपचुनाव में वोट इस पर भी पड़ेगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं कि सीधी टक्कर है, क्योंकि कमजोर कड़ी अखिलेश यादव ने आउट कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। अखिलेश कोई रिस्क नहीं लेंगे, यूपी से कमजोर कड़ी आउट। अब अखिलेश का सीधा मुकाबला योगी से। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वो बैठकें कर रहे हैं, वो फैसले ले रहे हैं, दिल्ली से यूपी तक का सफर तय कर रहे हैं। अब यही वजह है कि चुनावी मैदान से अखिलेश ने कमजोर कड़ी आउट कर दी। पहले 5, फिर 2 और अब कांग्रेस का पत्ता ही साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बात सीट की नहीं जीत की है।
इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। अखिलेश के ट्वीट पर बीजेपी ने जमकर चुटकी लेते हुए लिखा, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। यानी बीजेपी ये संदेश दे रही है कि गठबंधन फायदे का है, जहां जिसको मौका मिलता है दूसरे को ठगी लेता है। इसीलिए तो उपचुनाव में राहुल से किनारा दिखना शुरू हो गया। अखिलेश अब 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की फिराक में है। उधर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब सपा की बी टीम बनकर मैदान में उतरेगी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम ही नहीं हुई थी। अब यूपी में भी कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है, पर कांग्रेस इसे त्याग बताने में लगी। देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने खतरा है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये त्याग करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ाएंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कांग्रेस और सपा ने जो निगेटिव नैरेटिव लोकसभा में सेट किया था, खटाखट फटाफट का, वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिलाओं ने, जनता ने कई बार इनके कार्यालयों का घेराव किया है और आप देखेंगे हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत हासिल करेगी। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलटा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है। बीजेपी का दावा है कि सभी 9 सीटों पर उसके ही उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। घर घर जाकर हम लोग, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसने लोगों का मिलेगा। 13 नवंबर को देश के सबसे बड़े सूबे में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। उधर बीजेपी ने एक नया दांव भी खेल दिया है, जो समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। दरअसल बीजेपी ने करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को टिकट दिया। अखिलेश के भाई और सांसद धर्मेंद्र के बहनोई हैं अनुजेश यादव। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यूपी में रणभेरी बज गई है। योगी ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, वॉर रूम तक बन गया है। तो अखिलेश ने भी जीत के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया है, कमजोर कड़ी को आउट कर दिया है। क्या ये दांव चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मनोज सिंह काका जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय गुप्ता जी शिवसेना के नेता हैं, उद्धव गुट के, और साथ ही शांतनु गुप्ता जी लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत मनोज जी आपके साथ कर रही हूँ। जब अखिलेश जी कहते हैं कि बात सीट का नहीं, बात जीत की है, तो वो मान रहे हैं कि जीत कांग्रेस पार्टी अपने दम पर नहीं दिला सकती है, तो उन्हें उनसे किनारा कर लीजिए। सुचारिता, उन्होंने तो बात बिल्कुल सही कही कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और एक बात उन्होंने और कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। बाबा साहब डॉक्टर लोहिया श्रद्धेय नेताजी के और पूज्य गांधी के सपनों को बचाने का है। उनके सपनों का जो भारत था, उनके सपनों का जो मुल्क कैसा रहे, हमारा आपसी सौहार्द कैसे बना रहे, इसको बचाने का भी ये चुनाव है। ये चुनाव का अगर सांकेतिक महत्व आप समझ ही रही होंगी कि 2027 से लोग जोड़ के देखेंगे, और तो वो वही होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव में हुआ। चूंकि 7 की 7 सीटों पर 9 में से अगर 7 सीटों का आप अध्ययन करेंगे तो उस पर 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्वभावता बढ़त है। और उत्तर प्रदेश का जनमानस वो जान रहा है कि बाराइत में दंगाई कौन लोग हैं, दंगा कौन करा रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कह रहा कि नहीं, दंगा कराने वाले असीम से ज्यादा अरुण थे, कोई शुभम शुक्ला थे, कौन कौन लोग थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहां के स्थानीय विधायक ने मुकदमे कराया। उत्तर प्रदेश के लोग उपचुनाव में देखेंगे कि अरे 22,000 दलितों पिछड़ों का हक कौन खा गया, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक भर्ती कौन होने नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडों को संरक्षण है गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर कर कि भाई उनके स्वजाति गुंडे चाहे जो करें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
तो उत्तर प्रदेश में लोग जान रहे हैं और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और पीडीए के अवधारणा के साथ इसलिए लोग खड़े हैं क्योंकि जानते हैं कि उनके बच्चों के हाथों नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। आप ये सीधे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। गठबंधन तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का था और सवाल मेरा यही था कि आपने भी मान लिया कि कांग्रेस अपने बूते पर नहीं जीत सकती है, इसीलिए तो किनारा किया। पहले 5 सीटें, फिर 2 सीटें, अब तो 0 ही हो गई। उन्होंने कहा आप ही लड़ लीजिए, हमें रहने ही दीजिए, 2 भी मत दीजिए भाई, हम अपने सिंबल, आपका सिंबल क्या यूज करेंगे, आप ही लड़ लीजिए 9 की 9। तो फिर यही हुआ ना। हाँ, आप सवाल बहुत सही कर रही हैं और आपके सवालों से बस यही कहा, समाजवादी पार्टी तो आपको न जेल भेजवा सकती है और न आपको सवाल करने पर कभी रोक लगा सकती है, वो बीजेपी ही कर सकती है। आप सवाल पूछिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि जो कह रहे थे कि 80 के 80 जीतेंगे। अच्छा। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ है उनका सत्ताई घमंड, उस पर नकेल कसने का काम किसने किया? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा ने करा है। उत्तर प्रदेश के लोग तो जान रहे हैं ना, हम तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और चुनाव लड़ना ही सब बात थोड़ी होती है। मनोज जी, बड़ा अच्छा है कि आप मुझे सवाल पूछने पर जेल नहीं भेजेंगे, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं गुरु प्रकाश जी से भी पूछ लेती हूँ, ऐसा ना करें वो। नहीं, ये बड़ा अच्छा लगता है। पत्रकारों को तो थोड़ी थोड़ी चीजों पर ये धमकियां मिलने लगती हैं कि कहीं कोई जेल ना भेज दे, कहीं कोई सवाल ना पूछ ले। हाँ, नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है कि आप अच्छी मंशा रखते हैं पत्रकारों को लेकर, आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। 1 मिनट, मैं एक बार जरा गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, जरा बता दीजिए भाई, यूपी टू महाराष्ट्र ये हो क्या रहा है? हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर प्रेम जी बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो जूनियर पार्टनर बनती जा रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने डायरेक्ट टक्कर में है। उन्होंने कह दिया कमजोर कड़ी को आउट करो, बाहर करो। नहीं सोचा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत अकलमंदी का काम कर रही है। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उससे ये साफ साफ दिखता है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पे भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता का भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। कम से कम समाजवादी पार्टी जो यूपी के लड़के तथाकथित साथ आए थे सरकार बनाने के लिए 2017 में, आज भी हमें याद है कि 2017 में लोग आए थे, राहुल जी अखिलेश जी ने ऐसे हाथ हिलाए थे बस पे खड़े होकर के, लेकिन इसी यूपीए के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी भाइयों ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बार बार पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। इनको उम्मीदवार कौन मिला? आखिरकार मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का ही व्यक्ति मिला। एमपी बनाना हो तो डिंपल यादव जी बनेंगी, मंत्री बनाना हो तो रामगोपाल जी बनेंगे, यहां संगठन में बनाना हो तो शिवपाल यादव जी बनेंगे। देखिए, इनके पीडीए की जो अवधारणा है उसमें परिवार प्रथम है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलता है तो आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सुचारिता हम बताना चाहते हैं आपको, 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट में मंत्री बनती हैं। इनके यहां मंत्री कौन बनता है? वही परिवार का व्यक्ति बनेगा। तो मुझे लगता है कि पीडीए पे, अल्पसंख्यक पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक बार सुचारिता, पूरे भारत के इतिहास में एक बार अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त किया गया है। पता है आपको, एससी समाज को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, समाजवादी पार्टी ने समाप्त करके महापाप किया है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इनके वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने क्या कहा था? ये देखो, देश के सबसे बड़े भू माफिया हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज भी शुद्ध रूप से परिवार के आगे देखने में असमर्थ है। और जहां तक यूपी की बात है, हम बता देना चाहते हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी, 2017 का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी, 2019 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी। हां, निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व है। नहीं गुरु प्रकाश जी, ये तो देखिए अब सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है, अब ये सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, ये डायरेक्ट फाइट है यूपी में। अब जो भी नतीजे आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड में टिक मार्क होगा, उस तरह से लग रहा है अब, क्योंकि अब दोनों ही जो महारथी हैं वो ऐसे तलवारें लेकर खड़े हो गए हैं। ये दिख रहा है यूपी में, योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में और वहां अखिलेश जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो हर बयान पर रिएक्शन भी देते हैं, फुली एक्टिव वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सीधी तस्वीर ये है कि इस तस्वीर के बीच से कांग्रेस पूरी तरह गायब है। शांतनु जी आ गए हैं। शांतनु जी, जरा मुझे बताइए कि ये जो तस्वीर है, इससे कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई। और ये जो बीजेपी ने एक तंज कसा है, मैं एक बार जरा खबर बता देती हूँ। बीजेपी का एक आरोप आया है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो अपना कार्यालय भी सपा को दे देना चाहिए। वो कह रही कांग्रेस अपना सिंबल भी समाजवादी पार्टी को सौंप दे। अब सब यूपी में सपा के सिंबल पर
चुनाव लड़ेगी कांग्रेस तो इससे बुरे दिन कहाँ थे। तो आप सब कुछ ही सौंप दो, आप सिंबल भी दे दो, आप ऑफिस भी दे दो, अब बचा ही क्या है यूपी में आपके लिए। यूपी के लिए इस उपचुनाव का महत्व सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है शांतनु जी, ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहां जो नतीजे आएंगे उससे 27 का भी भविष्य तय होगा, ये भी साफ नजर आता है। देखिए सुचारिता दी, भारत में हम लोग हर इलेक्शन को इतनी जोर से लेते हैं कि चाहे कोई भी इलेक्शन हो उसको बिल्कुल, चाहे म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, वो किसी ना किसी पे तो वर्डिक्ट होता है। देखिए 2024 में भी आपके साथ डिबेट में आता था, मैं कहता था इंडी गठबंधन कुछ है भी नहीं। मतलब वेस्ट बंगाल में आप अलग लड़ रहे हैं, आप पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, आप केरला में अलग लड़ रहे हैं, तो वो गठबंधन था भी नहीं वो किसी तरह से। लेकिन हम क्योंकि आपको नाम देना था उसको इंडी गठबंधन कह दिया, वो बहुत सारी जगह अलग अलग लड़ते ही थे, तो अब वो अलग होने लगे। कांग्रेस एक अम्ब्रेला, देखिए आपको कोalition के लिए अम्ब्रेला चाहिए, जैसी वो अम्ब्रेला वीक हुआ, हरियाणा में हारे, ठीक है अब जाओ तुम बाहर, वहां सामना में पत्र लिख गया आपके खिलाफ, आप अखिलेश जी ने आपको पहले का 2 सीट महाराष्ट्र में सीट दो। अब देखिए अब जैसे ही समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई है ना, वो अपने आप को वो तीसरी पार्टी बोलने लगे, तो अखिलेश जी के पोस्टर जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, तो लगता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई, डिंपल यादव जी भावी मुख्यमंत्री, उनका तो समीकरण ही चेंज है, वो तो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं, कह रहे तुम कहा भाई मैं हूं अब, तो वो अब इंडी गठबंधन का नेता कौन बनेगा उसकी लड़ाई है यहाँ पर। बाकी काका जी ने कहा कि भाई ये प्रश्न पूछने देंगे, अभी पिछले 3 हफ्ते के 2 इंडी गठबंधन के बयान बनाओ। अभी कल ही सुप्रिया श्रीनेन्द्र जी ने एक चैनल में प्रेम शुक्ला जी का, प्रेम शुक्ला यूपी में आओगे तो पीटे जाओगे, चैनल में लाइव कैमरा में सुप्रिया श्रीनेन्द्र कह रही है इंडी गठबंधन की। सुनील साजन इनके दूसरे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा दूसरे एक चैनल के एंकर को कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में चैनल से उठवा देंगे, और वो चैनल में अभी भी चैनल सवाल घूम रहे हैं। अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा उनसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा करा है, आप हमारी गुंडागर्दी की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के। अब सुप्रिया श्रीनेन्द्र भी हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। अब जैसी सरकारें इनकी आती है, हमने देखा है कि पत्रकारों के ऊपर क्या होता। तो देखिए यह उपचुनाव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 9 सीट का है, क्या पता मिल्कीपुर का भी तब तक केस आ जाए और पढ़ना आ जाए, 10 सीट पर चुनाव हो। और पर काका जी तो अभी कह रहे थे, सुचरिता आपने सवाल पूछा है, आपको इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। अभी तो काका जी ने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह दिया, काका जी आपका बयान में सेव करके रखूंगी, कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए शांतनु जी ने कोई उदाहरण गिना दिए हैं, 2 उदाहरण गिना दिए, बिल्कुल रखे हैं, ये 2 उदाहरण उन्होंने गिना दिए हैं। बात कहने की स्वतंत्रता और आपके खूब सुचारिता, आपके खूब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं और ढेर सारे तीखे सवाल करने की स्वतंत्रता पूरी बनी रहे, इसको संरक्षण देगी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं कह तो रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने इससे पहले भी कई संवादों में कहा, और जो बात कर रहे थे अपराधियों को संरक्षण देने का, शांतनु भाई मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बनारस में एक अपराधी से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए जेल में। ये तो पहले ऐसी घटना हुई। वल्लभ पंत से लेकर के जो हमारा इतिहास रहा है 1952 से, कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री किसी अपराधी से मिलने जेल में नहीं गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री के दरबारी गीत लिखते हैं आप, जिनके स्वघोषित प्रवक्ता हैं, अघोषित प्रवक्ता हैं शांतनु, वही मुख्यमंत्री जेल में एक अपराधी से मिलने चले। पर्सनल कमेंट से कुछ नहीं होगा, ज्यादा अपराध को संरक्षण क्या होगा? इसका जवाब आपका क्या है? बीएचयू के गरीबों को भारतीय जनता पार्टी लगातार संरक्षण। नहीं मनोज जी देखिए, मैं इस बात में सहमत हूँ। पर्सनल क्यों होते हैं आप? अगर उनकी विचारधारा किसी के साथ मिलती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है, तो इसका मतलब उन्हें अघोषित उनके प्रवक्ता कहना ये सही तो नहीं है। हर किसी की एक विचारधारा होती है, और आज के समय में हम खुलकर कहते हैं भाई सबकी अपनी एक सोच है, उस सोच का सम्मान करने की जरूरत है। अब यहाँ प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट सुनिए, प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ उनकी भी एक विचारधारा है, उन पर भी कोई हमला करेगा तो मैं उसे रोकूंगी, और ये पूछ लीजिए उनसे, उन पर भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, ये फैक्ट है। न कहा जाए तो दरबारी को क्या कहा जाए? अब देख लीजिए, अब ये शब्दों क्या जरूरत है ऐसे शब्दों की मनोज जी? मैं आपसे हमेशा कहती हूँ इस शब्दों से ऐसे बचा करिए ना। देखिए अब यहाँ इनको हम कौन सा क्रांतिकारी, इनको हम कीमत तो देनी। देखिए अभी हम चुनाव की बात करें, चुनाव की बात कर लेते हैं। दरबारी नॉट दरबारी ये सब की चर्चा नहीं है, अभी जनता बताएगी कि किसका दरबार लगेगा, जनता बताएगी कौन राजा बनेगा उपचुनाव में, उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे कम सीटें मिली हैं इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को, सोचिए, वहां से समाजवादी पार्टी ने तो 5-2-0 ही कर दिया, वहां पर 85 सीटों पर आ गए, सबसे कम चुनाव सीटों पर लड़ेंगे इस बार महाराष्ट्र में। हो क्या रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में भी सुचारिता जी
कम सीटें मिली थी कांग्रेस को, 70 सीटों पर लड़ी थी। हाँ। लेकिन 6 सीटें जीती, पहले तो एक ही थी पास में। ठीक। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के तौर पर ये लोग एक तरीके से बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि कॉमन होकर के हम लड़ें। आप भी देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 85 15 सीटें अब भी नहीं सुलझी हैं। तो कुल मिलाकर के वो रिजल्ट ओरिएंटेड वो प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन आप जो थोड़ी देर से बोल रही हैं, जैसे कांग्रेस ने लीडरशिप छोड़ दी या इस तरह से, तो इसका एक दूसरा काउंटर ये भी होता है कि महाराष्ट्र में आपने तो मुख्यमंत्री को भी, माने बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी। आप बिहार में आपने नीतीश कुमार तो उदाहरण है, लंबे समय तक आप बड़ी उनको बना के रखे हैं, आज भी बना के रखे हैं। तो कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया? असल बात है कि चुनाव की रणनीति जो है, उस रणनीति में सक्सेस कैसे मिलेगा। चुनाव लड़ने तो बीजेपी कश्मीर घाटी में नहीं गई थी, एक भी सीट पर नहीं लड़ी। अगर मणिपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, मेघालय में भी नहीं गए थे। तो उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसके कारण आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन इनमें से 9 में से कोई भी एक सीट ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस की अपनी सीट थी और उसको समाजवादी पार्टी ने बेदखल कर दिया हो। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से कहा जाता कि कांग्रेस को दबाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। नहीं, पर महाराष्ट्र में तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र में तो आप लोगों की लोकसभा में भी ज्यादा सीटें आई। अब संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। संजय जी, महाराष्ट्र में तो लोकसभा में ज्यादा सीटें आई और उसी बूते ये जो सीटों की खींचता नहीं इतने लंबे चली रही। उद्धव ठाकरे कहते रहे हमें सीएम फेस घोषित कर दो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन सीटें आप लोगों ने ज्यादा ले ली हैं, ये हो गया है। वहां पर कांग्रेस का दबदबा आप लोगों ने, अब देखिए सीधी बात यह है कि यहाँ महाराष्ट्र में लड़ाई बीजेपी की उद्धव ठाकरे से हो गई, कांग्रेस से नहीं। हम अपने साथियों को साथ लेकर के चलते हैं और जिन मंसूबों को हमने कहा उन मंसूबों को लेकर के चलते हैं, उनको पाते हैं। अच्छा, हमने अगर बीजेपी के साथ हमारा पहले गठबंधन था तो हमारा एक ही था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। आज बीजेपी जिस तरह से अपने साथियों को बांट रही है और काट रही है, मतलब आप ये देखिए कि शिंदे जी की वो शिवसेना जो पहले कभी 188 सीटों में लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज ये उन्हें 80 सीटों पे ले आए, ठीक है। और इन 80 सीटों पे लड़ने के बाद किस तरह से ये अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित करेंगे अगर बाई चांस इनकी सरकार आई तो, ये इस सोच से काम करते हैं कि किस तरह से अपने साथियों को सीट पे से उतारा जाएगा। जबकि बाला साहब ने और हमारी शिवसेना ने हमेशा ये कोशिश की कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। तो ये बांटने और काटने की राजनीति को आज जिस तरह से बीजेपी कर रही है, ये ठीक नहीं है। ना सिर्फ अपने साथ, वो बांटने और काटने की तो बात ऐसी आ गई है कि अब जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो अब अखिलेश यादव भी उस पर खुलकर जवाब दे रहे हैं। देखिए गुरु प्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बटेंगे तो कटेंगे कहा, आज अखिलेश यादव ने भी जब अपने पोस्ट में लिखा तो उन्होंने कहा वोट नहीं बटने चाहिए, और उन्होंने पहले भी कहा कि ये पीडीए के लिए है, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं चाहिए। तो वो तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं संदेश यूपी में। नहीं देखिए सुचारिता, बहुत अच्छी बात है कि आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आप शिवसेना के लोग किस प्रकार से इस अलायंस को, जो कि बड़ा ही अननेचुरल अलायंस, उसको डिफेंड कर ले जाते हैं। अभी स्वर्गीय बाला साहब जी का भी नाम लिया गया। बाला साहब जी ने ऑन रिकॉर्ड सुचारिता कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, ये शब्द बाला साहब के थे। और आज उद्धव ठाकरे जी उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जो मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था। धन्यवाद, लोकतंत्र की थोड़ी गरिमा रखते हैं। आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलूंगा। धन्यवाद। अगर लड़ाई कर, देखिए तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे बातों तो अच्छा रखता है। बाला साहब जी का आपने नाम लिया, बाला साहब जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था। अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे दिखाइए, यहाँ सुचारिता के शो पे दूध का दूध पानी का पानी करिए। ऑन रिकॉर्ड बाला साहब जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। और आज उद्धव जी, आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? तो आपको पेट में दर्द हो रहा है जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। मैं 4 बार बोलूंगा, 400 बार बोलूंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं।
ऐसा बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, और आज आप उद्धव जी उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हैं। तो कितना नैसर्गिक अलायंस है आपका, कितना नेचुरल अलायंस है आपका, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। सुचरिता, पॉइंट नंबर 2, लगातार इनके अलायंस के साथी हैं राहुल गांधी जी, तो वीर सावरकर पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनकी वीर सावरकर पे कुछ अलग राय है। तो कैसा अलायंस है ये, जब किसी प्रकार का कोई अस्मिता का विषय नहीं है, कोई वैचारिक सामंजस्य नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं आपको हराने के लिए त्याग किया है उन्होंने, सत्ता प्राप्ति के लिए अलायंस की ये लोग प्राप्ति कर रहे हैं। मनोज जी को लीजिए जरा। अरे किस बात का त्याग होता है सुचारिता, किस बात का त्याग होता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की अस्मिता अंबेडकर, सावरकर, फूले और शाहू की भूमि है। हाँ। और उस भूमि पे ये लोग जब सत्ता को अंतिम सत्य मान के चलते हैं तो इसका यही हश्र होना तय है। महाराष्ट्र में मैं तो इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, महाराष्ट्र को कितना पैसा मिला था केंद्र सरकार के द्वारा? 1 लाख करोड़। एनडीए की सरकार है, पिछले 10 साल में कितना पैसा मिला है? 10 लाख करोड़। आज महायुति की सरकार में लगातार निरंतरता से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे सहमति, ये दिखती है। और देखिए गुरुप्रकाश जी, देखिए गुरुप्रकाश जी, महाराष्ट्र में भी आप लोग भी क्या ये कहेंगे कि आप सीएम फेस एकनाथ शिंदे को आगे रखकर लड़ रहे हैं? ये क्लियर है, क्योंकि आपकी पार्टी से न जाने कितने लोग ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ सीएम फेस तय है क्या महाराष्ट्र में? अब ये मत कहिएगा कि ये तो आपसी सहमति की बात है, बाद की बात है। नहीं, सुचारिता, बिहार में हम लोग बड़ी पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी से, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, तो महाराष्ट्र में है वो कमिटमेंट, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में वो कमिटमेंट है, एकनाथ शिंदे के प्रति वो कमिटमेंट है। बंधन मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। अरे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार नहीं सुचारिता, कई बार कई मंचों से ये बोला है, खुले मन से बोला है। उनसे पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, उन्होंने कहा कि हमारे बगल में एकनाथ शिंदे जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। तो उसमें कोई संदेह, कोई शंका नहीं खड़ा होता। यही मैं सुनना चाह रही थी, यही मैं जानना चाह रही थी। अब मैं जरा एक बार काका जी से पूछ लेती हूँ कि ये त्याग कौन सा है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है? भाई आपके चलते त्याग कर दिया उन्होंने यूपी में, आपने उनसे त्याग करा दिया, आपने उन्हें देखिए कैसी कसौटी पर उन्हें कसा है कि वो त्याग कर चुके हैं। क्या है त्याग? देखिए सुचारिता, कम से कम ये जो त्याग का आपका सवाल है, प्रेम सर ने बहुत अच्छी बात कही आपको, जो दलों का गठबंधन होता। अब भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं पूछ रहे, हमारा ऐलान सिर्फ कांग्रेस से था, कांग्रेस कह रही है। अरे भाई मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, अभी देखिए सीएम का सवाल पूछा उनसे। कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी रहे, अरे कम से कम तथ्यों का अध्ययन। सुचारिता सुनिए, कांग्रेस का खैर पे जो उनका प्रत्याशी रहा वो हमारी सिंबल से लड़ रहा, लेकिन बीजेपी से आप ये नहीं पूछ रहे कि उसने अपना दल को कैसी टिकट दिया। और उनके निषाद जी, संजय निषाद जी दिल्ली से लेकर के लखनऊ से गोरखपुर दौड़ते रहे बेचारे, उनकी 2-2 सीटें ले ली। अपना दल को कितना बीजेपी ने और सुभाषपा को कितना दिया, जिसने अपने 8 सहयोगियों को 9 में एक भी टिकट नहीं दिया, ना उनका प्रत्याशी। अरे मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी, वो दल खुश है। बीजेपी, अपना दल, निषाद पार्टी, आरएलडी, सहयोगी बहुत सारे हैं। नहीं, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बस उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि बीजेपी में आकर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो। आपने तो ये कह दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट उनके लिए क्या हो सकता है कि वो बड़ी पार्टी है, 99 की बात करे जा रहे हैं, 99 का ढोल पीट रहे हैं तब से, जब से चुनाव हुए हैं, और आपने उन्हें कह दिया अपना सिंबल छोड़ दो, यहाँ लाके लड़ लो समाजवादी पार्टी के सिंबल के तले। साइकिल चलवा दिया आपने उनसे। अच्छा सुचारिता, आप, मैं समझता हूं कि सवाल कर रही हैं, और ये आपका स्वयं का प्रचारित सवाल है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं कांग्रेस ने कहा, हमने कहा नहीं, हमारा समन्वय हुआ, उसको आप जबरदस्ती दिखा रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद बार-बार कह रहे हैं जबरदस्ती क्या होता है काका जी? की सीट दीजिए, और बीजेपी ने काका जी इस पर आप सवाल नहीं कर सकती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, देखिए नहीं, देखिए गुस्सा नहीं हुई है, अब आप गुस्सा मत होइए आप इस तरह का। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, जो सही बात, देखिए जो सही बात कह रहा हूँ तो उस पर आप बिलबिला रहे हैं। एक सेकंड, नहीं, ये क्या वर्ड्स होते हैं, बिलबिला रही है? ये अच्छा लगता है बोलना, ये अच्छा लगता है बोलना। मनोज जी, मैं आपको, देखिए आप हमेशा कहते हैं मैं आपको आपकी पार्टी का बड़ा प्रवक्ता मानती हूँ, लेकिन शब्द आप बड़े छोटे इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रवक्ता बड़े हैं, शब्द छोटे हो जाते हैं आपके। ये बिलबिलाना जैसे शब्द बहुत शोभा नहीं देते आपको। मैं आपको लाइन पढ़ रही हूँ अखिलेश यादव की, लाइन पढ़ के बता रही हूँ। आपके नेता की लाइन है, सुन लीजिए, आपके नेता की लाइन है,
इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? मेरा प्रचारित सवाल नहीं है, आपके नेता का बयान पढ़ के सुना। इसका मतलब क्या है? कि कांग्रेस, अरे आप हमारे नेता को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर रही है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है आपको। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समन्वय से जिन प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े अंतर से जीतेंगे, हमारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी जो पिछड़े तबके से आते हैं, 2 सीटें ले ली बीजेपी ने, एक मझवा की ले ली, कटहरी के ले ली। वो बेचारा चिल्लाते रहे गोरखपुर से लेकर योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि वो दलित पिछड़े और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों के विरोध में काम करती है। उसका जो आदर्श रूप है वो संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। देखिए ना हरियाणा में कैसे ही उसका विरोध करते होंगे। देखिए आप जब देखिए काका जी, जब आप आरोप लगाते हैं ना तो फिर जवाब भी सुनना चाहिए। मैं हमेशा अपने हर मेहमान को सुनती हूँ और अच्छी तरह सुनती हूँ। मुख्यमंत्री है, मैं प्रचारित सवाल नहीं पूछती, मैं वो सवाल पूछती हूँ जो सवाल बनता है। अगर समाजवादी पार्टी शांतनु जी 9 उम्मीदवार उतार रही होती अपने, तो वो कहते 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका मतलब साफ था, और मतलब साफ था इसीलिए ये डिबेट्स हो रही हैं, वरना ये डिबेट्स भी नहीं होती। हर चैनल पे होगी। और देखिए सुचरिता जी, आप जब 9 के 9 नाम आ जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा ना वो कैंडिडेट कौन है। हमको पता है कि वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आता है कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आता है। तो अगर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ता है तो वो पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर लड़ रहा है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया है, लड़ाई उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा वो नहीं लड़ रही है, अब सपा के ही उम्मीदवार लड़ेंगे। मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, उनको उन्होंने इतना तिरस्कार करा कि उन्होंने कहा ठीक है आप ही लड़िए। हाँ। और जो लड़ाई है इस समय की वर्चस्व किसका है, कि अखिलेश का वर्चस्व है कि राहुल गांधी का वर्चस्व, और आप दिखा भी रहे अपने स्क्रीन पे। अभी काका जी ने कह भी दिया, वो जब कह रहे थे कि भाजपा ने अपना दल को क्यों नहीं दिया, आरएलडी को क्यों नहीं दी, सुहेलदेव पार्टी को, निषाद पार्टी को, मतलब वो कांग्रेस पार्टी की तुलना निषाद पार्टी से कर रहे हैं। मतलब वो बेसिकली काका जी तो कांग्रेस को मिरर दिखा रहे हैं बार बार कि भाई तुम निषाद पार्टी 2 सीट 1 सीट 2-4 सीट की पार्टी हो, बस आप 99 सीट की जो पार्टी है वो तुक्के से आ गई है, सीटें आपकी खटाखट से आ गई हैं, रिजर्विंग के झूठ से आ गई हैं, लेकिन अब नहीं आएंगी। तो कांग्रेस को मिरर सब दिखा रहे हैं। कांग्रेस को आईना समाजवादी पार्टी भी दिखा रही है, उसको अपना आम आदमी पार्टी भी दिखा रही है, और उधर उद्धव ठाकरे भी दिखा रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस को देखना होगा कि वो इस गठबंधनों में रहे या अपनी खुद की हैसियत बनाए इन प्रदेशों में। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो काका जी इस बात को समझते नहीं है कि हम उनके नेता के कद को समझते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए डायरेक्ट लड़ाई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के चैलेंजर अखिलेश यादव बनकर उभर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई ये चैलेंज मैं ही एक्सेप्ट करूंगा, कांग्रेस कर नहीं सकती है। तो नेता का कद भी तो समझिए ना। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, अब ये बैक टू बैक, क्या ये हरियाणा का साइड इफेक्ट है कि जो 99 आप लोग चिल्ला रहे थे, मतलब कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, उसके बाद अब ये हरियाणा के बाद से सब लोग आपको फेस वैल्यू पे ले नहीं पा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या कर जाएगी उन राज्यों में हमें पता नहीं है। भाई इससे अच्छा है अपने पर ही भरोसा कर लो, इन पर नहीं। देखिए सुचारिता जी, मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने कि खुले मंच पर यह सलाह दी थी अपनी तरफ से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे आश्चर्य भी हुआ जब ये फैसला सामने आया कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है और सभी सीटों पर एक साथ में। और जो आपने अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाया, उसके आगे भी एक ट्वीट उन्होंने दिया है। उसमें उन्होंने ये राहुल गांधी के साथ में फोटो अपनी दिखलाई है और उसमें कुछ लिखा भी है कि हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बचाना है। लेकिन इस आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे थे। ये तो ट्विस्टेड, ये आरक्षण तो संविधान तो बचाना, ट्विस्टेड कैसे हो गया भाई? उन्होंने बयान नहीं दिया था क्या? ये गुरु ट्विस्टेड कैसे? ये गुरु प्रकाश नहीं ट्विस्टेड कैसे? नहीं मैं ही पूछूंगी, गुरु प्रकाश जी नहीं पूछेंगे, मैं ही पूछूंगी। तो अच्छी मैं पूछूंगी। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि सवाल करना मेरा काम है ना सर। ये सवाल क्या इस बात, ये बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था विदेश में? इस पर बजाता विदेश में बोला था कि नहीं बोला? उसका फैक्ट चेक हो गया कि उन्होंने। सर मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछना है ना। ये तो तोहमत, बोला था कि नहीं बोला था? तोहमत, अच्छा ठीक है, तोहमत है, नहीं बोला उन्होंने करने की बात। वही भाषा मायावती नहीं उन्होंने नहीं बोला। मैंने भी दोनों मायावती जी ने भी तो अटैक किया ना, क्यों किया उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक?
नहीं आप किया था से कहीं बात नहीं राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? आपने ट्वीट की बात की, मैंने तो नहीं की। कहा था, कितनी बार बोला जाएगा? मैं भी फैक्ट चेक नहीं कही थी, दूसरे लोगों ने भी किया है। नहीं कहा था, नहीं कही थी, नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा। आप देखिए प्रेम कुमार जी, अब आप नेशनल टेलीविजन पर जो बात कह रहे हैं उसको मैं सत्य नहीं कह सकती, ठोक बजा के कह, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। नहीं कहा था। अच्छा ठीक है, गुरु प्रकाश जी नहीं कहा था उन्होंने। आप लोग झूठा प्रचार करते हैं। पूरी नहीं हुआ, बोलिए, विषय पर आ गए, जब बात आरक्षण पर आ गई। देखिए यहाँ ये जो है पूरा आफ्टर हरियाणा इफेक्ट जो आप बता रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 11% वोट मिले, इसी को आंधी तूफान सुनामी बोलते हैं। ठीक है, हाँ वो मिले, जो लोग बोल रहे थे। सीटों के टर्म्स में नहीं मिले, उसमें भी बहुत सारी आपत्तियां हैं, कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितना जबरदस्त 85 का फॉर्मूला है। सब अगर सहमत हो करके, जैसे गुरु प्रकाश जी भी बोल रहे हैं कि विचारों में असहमति मेरे पास सर समय वो एक साथ हैं, तब उसके बाद भी अगर एक साथ एक फॉर्मूले पर मैं गुरु प्रकाश जी बस मैं आपसे 20 सेकंड में पूछ रही हूँ, ये संविधान आरक्षण वाला दांव क्या इस बार चलने वाला है? लोकसभा चुनावों में भी इसी को यूज किया था। जल्दी से सर, बहुत कम समय। नहीं देखिए सुचारिता, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आरक्षण विरोधी हैं, ये प्रेम जी कह सकते हैं कि हैं कि नहीं है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने नहीं कहा था क्या? राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध नहीं किया था क्या? जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में ये चिट्ठी नहीं लिखी थी क्या? किस प्रकार की बात करते हैं भाई? लगातार कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी जी को अपमानित नहीं किया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको 40 साल बाद भारत रत्न क्यों मिलता है? बाबू जगजीवन राम का आपने अपमान नहीं किया था क्या? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का, देखिए अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, 13 तारीख को चुनाव है और मुझे लगता है अब ये डायरेक्ट फाइट है। जैसा मैंने कहा, इट्स योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव इन यूपी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।